हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मिरेकल इन सेल नंबर 7। ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक पिता और बेटी के प्यार की। ये कहानी है किस्मत की। ये कहानी है नाइंसाफ़ी और इंसाफ की। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजल है। वो एक इंस्पेक्टर से मिलती है। इंस्पेक्टर उसे केस की फाइल देता है और कहता है कल तुम्हें कोर्ट में जाना है। इंस्पेक्टर ये भी कहता है कि ये केस इतना आसान नहीं होगा। एंजल यहाँ से निकलने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। वो एस्ट्रोलॉजर एंजल को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने एंजल को बचपन में देखा था। वो एंजल को देखकर बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद एंजल एक चर्च में जाती है। वहाँ एक पास्टर से मिलती है। वो पास्टर एंजल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन ये दिखाते हैं कि सब के सब एक कोर्ट में जाते हैं जहाँ एंजल एक बहुत पुराना केस लड़ रही होती है क्योंकि एंजल एक वकील है। एंजल के ऑपोजिट एक वकील होता है। वो कहता है कि ये एक ट्रायल केस है। ट्रायल केस का मतलब ये है कि इस केस की सुनवाई पहले हो चुकी है, सज़ा भी हो चुकी है, लेकिन इसके लिए दोबारा अपील की गई थी। ये ट्रायल केस एक आदमी पे होता है जिसका नाम ली है। ली पर इल्ज़ाम होता है कि उसने एक छोटी सी बच्ची को मोलेस्ट किया और उसकी हत्या कर दी। ऑपोजिट वकील ये भी कहता है कि इस केस का फैसला हो चुका है और जो भी फैसला हुआ है वो बिल्कुल सही था। एंजल कहती है कि प्रोसिक्यूटर ने जो भी कहा वो पुराने सबूतों और पुराने गवाहों को देखकर कहा है, लेकिन ज़रूरी ये है कि उस घटना और उस सिचुएशन को दोबारा और अच्छे से देखा जाए। प्रोसिक्यूटर कहता है क्या तुम उस वक्त वहाँ पर थी? एंजल कहती है हाँ, मैं उस पूरे केस के दौरान वहाँ पर थी। और वो जज को कहती है जो अब मैं आपको कहूँगी उसका एक एक शब्द सच है। और यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि एक 6 साल की छोटी सी बच्ची होती है। इस बच्ची का नाम एंजल है। ये वही एंजल है जो कोर्ट में एक ली नाम के इंसान के लिए केस लड़ रही है और ये ली कोई और नहीं, एंजल के डैड है। ली दिमागी तौर से स्टेबल नहीं है। ली का दिमाग बच्चों जैसा है, लेकिन ली अपनी बेटी एंजल से बहुत प्यार करता है और एंजल भी अपने डैड से उतना ही प्यार करती है। ये दोनों एक शोरूम के बाहर एक गाने पे डांस कर रहे होते हैं और इसी शोरूम में एक सेलर मून बैग भी होता है। सेलर मून बैग एंजल को बहुत पसंद होता है। उसके डैड बोलते हैं कल उन्हें सैलरी मिलेगी और कल ये बैग एंजल को दिला देंगे, और तभी वो देखते हैं कि वो बैग कोई और खरीद लेता है। ली अपनी बेटी के साथ शोरूम के अंदर जाता है। ली उस आदमी से कहता है ये बैग मैं और मेरी बेटी खरीदना चाहते हैं। हम एक दिन में 2 बार इस बैग को देखते हैं। आप इस बैग को ना खरीदें। वो उस बच्ची को जिसने ये बैग खरीदा है उसके गालों में प्यार से हाथ लगाकर समझाने की कोशिश करता है, और तभी वो आदमी जिसकी वो बेटी होती है वो ली को मारना शुरू कर देता है। दरअसल वो आदमी एक कमिश्नर होता है और वो ली को उसकी छोटी सी बेटी एंजल के सामने बहुत मारता है। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को कहता है कि वो बैग उसको ज़रूर दिलाएगा। ली एक पार्किंग में काम करता है। आज उसे सैलरी मिलती है और वहाँ वही कमिश्नर की बेटी आती है जिसके पिता ने एक दिन पहले ली को मारा था, और वो उसे अपना सेलर मून बैग दिखाती है और ली से कहती है कि मुझे पता है एक और दुकान है जहाँ ऐसा बैग मिलता है। ली इस बात से बहुत खुश हो जाता है। वो बच्ची कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। ली उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। अगले ही पल ये दिखाया जाता है कि वो बच्ची सड़क पर लेटी होती है। सामने एक पत्थर होता है और उस बच्ची की सर पर चोट के निशान होते हैं। ली उसकी पैंट को ढीला करता है ताकि उसकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके और उसके मुंह में हवा भरने की कोशिश करता है। ये सब कुछ एक दूर से एक औरत देख रही होती है। ली उस औरत से कहता है हेल्प, लेकिन वो औरत कुछ और ही समझ लेती है। चिल्लाकर डर कर वहाँ से भाग जाती है और अब पुलिस ली को पकड़ लेती है। ली पे ये इल्ज़ाम होता है कि उसने एक छोटी सी बच्ची का रेप कर उसे मार दिया। ली को तो कुछ समझ ही नहीं आता, ना ही वो लोगों को कुछ बता पा रहा होता है क्योंकि ली अच्छे से बोल ही नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल उसका इंतज़ार कर रही होती है, और जब ली घर पर नहीं आता वो उसकी काम की जगह पर पहुंच जाती है। एंजल रास्ते में देखती है कि वहाँ बहुत भीड़ होती है और वहाँ पर उसे ली दिखता है। दरअसल ली से पूरा एक्ट कराने के लिए कहा जाता है कि क्या हुआ था। उधर एक बच्चे का पुतला रखा होता है। ली सब कुछ इशारे में बता रहा होता है कि मैं उसके गालों को थपथपा रहा था, लेकिन जब वो होश में नहीं आई तो मैंने उसके मुंह के अंदर हवा डालने की कोशिश की और उसकी पैंट को भी लूज कर दिया ताकि उसे ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो।
पुलिस वाले कहते हैं क्या तुमने अपनी पैंट उतारी? ली कहता है कि नहीं, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। पुलिस वाले कहते हैं अगर तुम जल्दी सच बताओगे तो अपनी बेटी से मिल सकोगे, क्योंकि ली बार बार अपनी बेटी से मिलने के लिए कह रहा होता है। ली फिर अपनी पैंट को लूज़ करके बताता है कि मैंने इस तरह उसकी पैंट लूज़ की थी। पुलिस वाले ये देखने के बाद इस चीज़ पर बिलीव कर लेते हैं कि ली ने भी अपनी पैंट उतारी थी, यानी उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी और उसे मार दिया। अब ली को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। और जब जेल में वार्डन को पता चलता है कि ली ने एक बच्ची का मर्डर किया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो ली को कुछ नहीं कहता। वहाँ पर एक टेलीफोन होता है। ली टेलीफोन उठाता है और अपनी बेटी को कॉल करने लगता है। वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो ली को बहुत बहुत मारता है। इसके बाद ली को एक सेल में भेजा जाता है। यहाँ पहले से ही 5 कैदी होते हैं। ली के पास उसकी वो फाइल होती है जिस पर उसके सारे गुनाह लिखे होते हैं। फिर उस 5 कैदी में से एक कैदी ली के गुनाह की फाइल पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ली ने एक बच्चे को किडनैप किया, उसका रेप किया और बाद में उसका खून कर दिया। तो 5 कैदियों को बहुत गुस्सा आता है। वो ली को तौलिए के अंदर बांधकर ज़मीन में लिटाकर बहुत मारते हैं। ली को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसने आखिर किया क्या है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल को एक ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, क्योंकि ली के अलावा उसका कोई भी नहीं है। ये ऑर्फनेज उन बच्चों का होता है जिनके पेरेंट्स जेल में हैं। ये अक्सर जेल में प्रोग्राम करने के लिए भी आते हैं। वहीं अब ये दिखाया जाता है कि जिस सेल में ली है, जहाँ पर 5 और कैदी उसके साथ हैं, उन कैदियों का एक लीडर होता है जिसका नाम जैंगो है। उसी जेल में दूसरे कैदी जैंगो को मारना चाहते हैं। उसके पास एक शार्प पेन है और वो उसे जख्मी करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन दूर से ली ये देख लेता है। इससे पहले वो दूसरे कैदी जैंगो को जख्मी करते ली उसके आगे आ जाता है। ली खुद जख्मी हो जाता है। ये देखकर जैंगो ली से बहुत प्रभावित हो जाता है। जब ली वापस सेल में आता है तब ये चारों कैदी ली से उसकी कहानी पूछते हैं और वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। उन्हें भी ये पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि ली बेगुनाह है। वो उससे पूछते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ली कहता है मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। फिर ये दिखाया जाता है कि जेल में मिनिस्टर आया होता है, इसलिए जेल में प्रोग्राम होता है। तब ली की बेटी भी प्रोग्राम करने के लिए जेल में आई होती है। फिर ये दिखाते हैं कि ये 5 कैदी उसकी बेटी को एक बॉक्स में बंद करके अपने सेल में ले आते हैं, जहाँ पर ली पहले से ही होता है। और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और उसकी बेटी भी ली को बहुत मारती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम वापस क्यों नहीं आए। ली कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ फंस चुका था। ली और उसकी बेटी एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोते हैं। ली की बेटी एंजल ली से पूछती है कि क्या आप एक बुरे इंसान हो। ली कहता है नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ एक कैदी कहता है कि ये एक स्कूल है, लेकिन ली अपनी बेटी को सच सच कह देता है कि ये एक जेल है। दरअसल ली बहुत ही इनोसेंट है, वो अपनी बेटी से कभी झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ के सभी कैदी एंजल से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ के सभी बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एंजल यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो कहती है मैं अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती, और ली भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन वो कैदी ली को समझाते हैं कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएगी तो वो स्कूल नहीं जा पाएगी, दूसरे बच्चों की तरह पढ़ नहीं पाएगी। तब ली एंजल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और उन्हीं कैदियों में से एक कैदी एंजल को बाहर छोड़ने वहां जाता है। तब वो देखता है कि सारे बच्चे बस में बैठकर वहां से जा चुके होते हैं, और मजबूरी में उसे ली की बेटी एंजल को उसी सेल में लेकर आना पड़ता है जिस सेल का नंबर 7 होता है। और ली अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। हालांकि यहाँ पर गार्ड भी आता है, और जैसे ही गार्ड आता है वो ली की बेटी को छुपा देते हैं। ली की बेटी एंजल अब कई दिनों तक वहाँ रहती है। वो लोग साथ में खाना खाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और एक दिन सोने से पहले ली की बेटी ली से कहती है आई एम सॉरी डैड, ये सब कुछ वो सेलर मून बैग की वजह से हुआ है, मुझे वो बैग नहीं चाहिए। ली कहता है जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा तुम्हारे लिए सेलर मून बैग लेकर आऊँगा। ली की बेटी कहती है कि जब भी आप जज के सामने जाओगे तो साफ साफ बता देना कि वहाँ क्या हुआ था। ली कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा।
अब यहाँ जेल में जितने भी लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके एंजल से जुड़ जाते हैं। वो उसके साथ गाना गाते हैं, उसके साथ डांस करते हैं। फिर दिखाया ये जाता है कि वार्डन उस दिन के फंक्शन की फ़ोटो देख रहा होता है जिस दिन मिनिस्टर आया था। वो देखता है कि एक फ़ोटो में 3 बच्चे खड़े होते हैं और दूसरी फ़ोटो में वो देखता है 3 की जगह 2 बच्चे खड़े होते हैं। तो उसे शक होता है कि हो ना हो वो बच्ची सेल नंबर 7 में है, क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ में सेल नंबर 7 के कैदीज़ भी होते हैं। और वो सेल नंबर 7 में आ जाता है जहाँ पर उसे वो बच्ची मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये बच्ची ली की है। और ली को वो बहुत बुरी तरीके से मारता है क्योंकि वो ली से पहले से ही नफरत करता है। वो कहता है जब तुमने दूसरी बच्ची का रेप करने की कोशिश की थी और उसकी जान ले ली थी तब तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया। फिर वो उसे एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देता है, यानी अकेले जेल में डाल देता है। यहीं पर यह दिखाया जाता है कि एक कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो पूरी जेल में आग लगा देता है और जब वार्डन उसे कंट्रोल करने के लिए जाता है तो वो बेहोश हो जाता है और वहाँ फंस जाता है। वहाँ से सब कैदियों को बाहर निकाल रहे होते हैं और ली ये देखता है कि जिस कमरे में वार्डन है उस कमरे में पूरी आग लगी हुई है। तब वो अपनी जान पर खेलकर उस कमरे में चला जाता है जहाँ वार्डन बेहोश होता है। और जब वार्डन को हॉस्पिटल में होश आता है तब उसे ये बताया जाता है कि अगर तुम्हें वक्त पे यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता तो शायद तुम्हारी जान नहीं बचती। वार्डन कहता है कि मुझे किसने निकाला? डॉक्टर कहता है कि उस कैदी ने जो अच्छे से बोल नहीं पाता। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें बचाते वक्त भी वो काफ़ी जल चुका है और बार बार यही बात बोल रहा था कि उसने किसी बच्ची का किडनैप नहीं किया, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। और जब डॉक्टर वार्डन को उस कैदी को दिखाता है जो उसी वार्ड में होता है, वार्डन देखता है तो वो ली होता है। अब वार्डन को कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन हो जाता है कि ली ने कोई गुनाह नहीं किया जिस गुनाह के लिए वो यहाँ ले आया गया है, क्योंकि जिस इंसान के दिल में इतनी इंसानियत है कि जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाए, वो इंसान किसी की भी जान नहीं ले सकता। तभी वहाँ एंजल को दिखाया जाता है जो अपने क्लासरूम में होती है। उसकी टीचर उसके लिए बहुत कंसर्न होती है। उसकी टीचर उससे कहती है तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम खुश हो जाओ? एंजल कहती है मुझे मेरे डैड से मिलना है। उसकी टीचर एंजल को उसके डैड से मिलाने लेकर आती है। तब उसके डैड ली को बुलाया जाता है। ली अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। एंजल भी अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से खूब सारी बातें करते हैं। तभी मिलने का टाइम खत्म हो जाता है और गार्ड ली को यहाँ से ले जाता है और एंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं ये सब कुछ वार्डन देख रहा होता है और समझ जाता है कि ली अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। फिर ये दिखाया जाता है कि एंजल एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है और अपने डैड को बहुत मिस कर रही होती है। तभी वहाँ वार्डन उससे मिलने जाता है। एंजल वार्डन से कहती है क्या आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात का वार्डन कोई जवाब नहीं देता और वार्डन वापस जेल में आकर अपने 2 गार्ड से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। फिर ये दिखाया जाता है कि वो दोनों गार्ड में से एक गार्ड सेल नंबर 7 में एक बॉक्स लेकर जाते हैं और उस बॉक्स के अंदर होती है एंजल। एंजल और ली एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। ली समझ जाता है कि ये सब वार्डन ने किया है। ली वार्डन को शुक्रिया भी कहता है। वार्डन ने एंजल का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया होता है और वो हर रोज़ अपने डैड से मिलने सेल नंबर 7 में आ जाती है। वहीं अब ली की कोर्ट में ट्रायल होने वाले होते हैं, मतलब कोर्ट में उसकी पेशी है और जज के सामने उसे अपनी गवाही देनी होगी। और यहाँ पर वो सबको बता रहा होता है कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल उस दिन वो कमिश्नर की छोटी सी बेटी के पीछे जा रहा था और तभी वो वहाँ गिर जाता है और इससे पहले वो उठता तो उसे गिरने की आवाज़ आती है। जब वो आगे जाके देखता है तो वो कमिश्नर की बेटी होती है। उस बच्ची के सर से बहुत सारा खून बह रहा होता है और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई होती है। इसमें ली का कुछ भी हाथ नहीं होता। ली उसकी पैंट इसलिए ढीली करता है ताकि उसको ऑक्सीजन यानी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उस बच्ची के मुंह में वो सांस इसलिए भरता है क्योंकि वो जहाँ काम करता था वहाँ पर उसे सीपीआर देना सिखाया था। वो दरअसल उस बच्ची को सीपीआर दे रहा था ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन जब उसे उस औरत ने देखा तब उस औरत को ऐसा लगा कि ये आदमी उस बच्ची के साथ कुछ गलत काम कर रहा है और इसी वजह से उस औरत ने पुलिस को गलत गवाही दी होती है। पुलिस ने भी ली से अच्छे से स्टेटमेंट नहीं लिया
होता, इसलिए वो फंस गया है। लेकिन सेल नंबर 7 के उसके जितने भी साथी होते हैं वो एक रोल प्ले करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और उस बच्ची की मृत्यु कैसे हुई थी। इसलिए वो इस सीन को रिक्रिएट करते हैं जिसमें इनका एक साथी गिरता है, क्योंकि उस बच्ची के सर के पीछे और सर के ऊपर चोट आई थी और साथ वहाँ एक ईंट भी थी जिसकी वजह से बच्ची को सर पे चोट लगी थी। फिर उन्हें ये पता लगता है कि उस दिन ली और बच्ची इसलिए गिरे थे क्योंकि उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी और सड़क पर बर्फ जमी हुई थी, जिसकी वजह से इनका पैर फिसला और जब बच्ची गिरती है वो संभलने के लिए एक रस्सी पकड़ती है। उस रस्सी के ऊपर एक ईंट बंधी होती है जो सीधा उस बच्चे के सर पर आ गिरती है। यही वजह होती है कि उसके सर पर चोट लगने की। अब सब समझ जाते हैं कि उस बच्ची की मृत्यु कैसे हुई थी और इसमें ली का कोई हाथ नहीं। और अब यहाँ पे ली के जितने भी दोस्त होते हैं वो सवालों की पूरी लिस्ट बनाते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो कोर्ट में उससे पूछे जाएंगे और वो इसके सही और सच्चे जवाब ली से याद करा देते हैं और ली भी सारे जवाबों को याद कर लेता है। वही वार्डन कमिश्नर के पास जाता है और कहता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो, लेकिन कमिश्नर मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि ली जेल से रिहा हो क्योंकि कमिश्नर चाहता है कि ली को सजा हो, क्योंकि उसी की बेटी का आरोप ली पर होता है। अब वो दिन आता है जब ली को कोर्ट में पेश होना है। वार्डन उसे हौसला देता है और कहता है तुम्हें सारे सवालों के सही सही जवाब देने हैं। अब कोर्ट में जाने से कुछ टाइम पहले ली का वकील आता है, लेकिन वो उसका स्टेटमेंट नहीं लेता और ऊपर से ये कहता है कि कमिश्नर बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ली का वकील उल्टा खुद ली को डराता है। इसके बाद कमिश्नर खुद ली के पास आता है। वो ली को बहुत मारता है और उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं कहा कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ भी वही करूंगा जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। इस बात से ली बहुत घबरा जाता है और जब कोर्ट में उससे सवाल पूछे जाते हैं तब ली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने कमिश्नर की बेटी का खून किया है। उस बात से कोर्ट में सब शॉक हो जाते हैं और वार्डन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे और वक्त की ज़रूरत है। लेकिन जज अपना फैसला सुना देता है। वो ली को सजाए मौत देता है। वहाँ ली की बेटी एंजल भी होती है। उसे भी अपने पिता के स्टेटमेंट से बहुत दुख होता है और वो बहुत रोती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ली ने अपना स्टेटमेंट क्यों चेंज किया। ली को वापस जेल में लाया जाता है। वहाँ पर उसकी बेटी उससे मिलने आती है। वो अपने डैड से कहती है मुझे पता है आप गलत इंसान नहीं हो, बल्कि आप एक अच्छे इंसान हो। ली की बेटी उसे बताती है कि वो पियानो बजाना भी सीख रही है। दरअसल वार्डन ने ली की बेटी एंजल को अपने घर पर रखा है और उसका पूरा ध्यान रखता है और एंजल भी वार्डन से अब क्लोज है। वहाँ ली के दोस्त सब परेशान होते हैं कि ली के साथ जस्टिस नहीं हुआ क्योंकि उसने वो गुनाह किया ही नहीं है जिसकी वजह से उसको फांसी हो रही है। ली के जितने भी साथी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो ली को इस जेल से कैसे भी बाहर निकालेंगे। वो एक बहुत बड़ा हॉट बलून बनाते हैं जहाँ वो ली और उसकी बेटी को बिठाकर रस्सी खोल देते हैं। बलून उड़ना शुरू हो जाता है और वहाँ जितने भी गार्ड्स होते हैं उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो रोक रहे हैं, बल्कि वो गार्ड खुद चाहते हैं कि ली यहाँ से चला जाए। बलून ऊपर उड़ रहा होता है, लेकिन बलून की जो रस्सी होती है वो जाली के ऊपर जो कटी हुई तार लगी होती है उसमें जाकर फंस जाती है, जिसकी वजह से बलून वहीं हवा में अटक जाता है। ली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि ये उसको भगाने का प्लान है। वो तो बस अपनी बेटी के साथ खड़ा होकर डूबते हुए सूरज को देखता है और अपनी बेटी को कहता है कि इस दिन को कभी मत भूलना और ना ही अपने डैड को। ली के साथी और गार्ड बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि ली यहाँ से भाग नहीं पाया। ली अपने सेल में आ जाता है जहाँ उसकी बेटी एंजल भी होती है। आज एंजल का बर्थडे होता है। सब एंजल को गिफ्ट देते हैं और ली भी अपनी बेटी को एक बॉक्स देता है। और जब ली की बेटी एंजल उस बॉक्स को खोलती है तब उसके अंदर वही सेलर मून बैग होता है। ये वही बैग है जिसकी वजह से ली आज जेल में है। एंजल उस सेलर मून बैग को देखकर बहुत खुश होती है और अपने डैड को झुककर थैंक्स कहती है। ली अपनी बेटी को बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी के रूप में जन्म लेने के लिए। और इसके बाद ली अपनी बेटी को गले लगा लेता है और यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं सब रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ली का आज इस दुनिया में आखिरी दिन है, उसे फांसी होने वाली है। हालांकि ली को इस बारे में नहीं पता होता।
इसके बाद ली अपनी बेटी को बाहर छोड़ने के लिए जाता है और गेट में पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं आगे नहीं आ सकता, अब आगे तुम्हें ही जाना होगा। तभी एक गार्ड ली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ली जब जा रहा होता है तब उसकी बेटी उसे देख रही होती है। तब ली अपनी बेटी को फनी डांस करके दिखाता है। ये वही फनी डांस है जो उसकी बेटी और वो साथ किया करते थे। और इसके बाद गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं। वो उसको उसकी सेल की तरफ नहीं ले जा रहे होते हैं, बल्कि वो उसे उस तरफ ले जा रहे होते हैं जहाँ उसे फांसी दी जानी है। ली समझ जाता है कि ये आज उसका आखिरी दिन है। ली भागकर अपनी बेटी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और वहाँ सबसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी बचा लो, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वो अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी दुनिया है। लेकिन वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि वहाँ जितने भी गार्ड्स और प्रिजनर्स होते हैं सबकी आंखों में आंसू होता है। अब ली को फांसी देने ले जा रहे होते हैं। ली की बेटी बहुत रो रही होती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां ली की बेटी एंजल ये सारी कहानी जजेस को सुना रही होती है, क्योंकि उसने उसके डैड का ये केस दोबारा रीओपन कराया है। हालांकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने डैड के माथे से ये झूठे आरोप को मिटा देना चाहती है। और यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर होता है और जो पास्टर होता है और बाकी के जो लोग होते हैं, ये वही प्रिजनर्स होते हैं जो ली के साथ उस सेल में थे और सब रिहा हो चुके हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और यहाँ पर वो वार्डन भी होता है जो बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है। इन सब की गवाही से ये साबित हो जाता है कि ली बेकसूर था। इस केस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं था। उसके केस में और भी जांच होनी चाहिए थी और मेडिकल रिपोर्ट्स में ये कहीं साबित नहीं हुआ था कि उस बच्ची को ली ने सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था, और ना ही ये साबित हो पाया कि ली ने उस बच्ची का मर्डर किया था। इसलिए सीनियर जज ये फैसला सुनाते हैं कि ली बेकसूर है और उसने कोई भी जुर्म नहीं किया। और जज के इस फैसले से वो सारे लोग झूम उठते हैं जो ली के साथ कभी इस सेल में थे, और वार्डन भी बहुत खुश हो जाता है। दरअसल वार्डन ने ली की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था और उसी ने उसे वकील बनाया था कि एंजल एक दिन वकील बनके अपने डैड को इंसाफ दिला सके, और आज उसने वो काम कर दिया है। एंजल फिर से उस दीवार के पास जाती है जहां वो अपने डैड के साथ उस बड़े बलून में अटक गई थी, और एंजल फिर से वही दृश्य देखती है जहां वो अपने आप को छोटे बच्चे के रूप में देखती है और उसके डैड उसके साथ होते हैं और उसको बलून से हाथ वेव कर रहे होते हैं। और इस बार वो ये देखती है वो बलून दूर आसमान की गहराई में उड़ जाता है और एंजल नीचे से अपने डैड को बाय कहती है। तो ये थी पूरी कहानी मिरेकल इन सेल नंबर 7 की। ये वो कहानी है और ये वो फिल्म थी जिसने थिएटर में बैठे हर एक इंसान की आंखों को नम कर दिया था। इस फिल्म को कई अवार्डों से नवाजा गया था और कहा जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट कोरियन मूवी में से एक है। खैर, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।